स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। वीडियो काफ़ी लेट से डल रही है, इसके लिए अंतर्मन से क्षमा माफ़ी। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है PYQ पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, वो भी एसएससी जीडी से लेकर के एसएससी सीजीएल तक के बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। आज हम सॉल्व करेंगे सेल वाला टॉपिक। सेल मैंने पढ़ा दिया है, कोशिका को पढ़ा दिया है। कोशिका से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो कि एसएससी जीडी से लेकर के एसएससी सीजीएल तक के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे तो नहीं लेकिन कुछ मुख्य प्रश्नों को यहाँ पे दिखाया गया है, उन्हीं को हम आज के वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि कैसे किसी भी बायोलॉजी के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है बिना ज़्यादा मात्रा में पढ़ाई किए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है। तो सबसे पहले जो राइबोसोम है वो सेल ऑर्गेनेल्स होता है, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल होता है, यानी कोशिका झिल्ली रहित होता है। दूसरी बात कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक प्लस यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। तीसरी बात, प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है 70S प्रकार का और यूकैरियोटिक में पाया जाता है 80S प्रकार का। 70S जो होता है उसके दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है 50S, दूसरा होता है 30S। 80S का जो होता है उसके भी दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है 60S, दूसरा होता है 100S का होता है। तो हमें इसमें पूछा किसका है, प्रोकैरियोटिक का, तो इसका सही आंसर होगा ये 50S और 30S। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करता है। तो इसका राइट आंसर होगा अंतःद्रव्यी जालिका। और अगर ऑप्शन में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो ऑप्शन आ जाए तो उसमें आपका सही आंसर होगा SER, यानी चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा राइबोसोम। जहाँ कहीं भी प्रोटीन की बात आती है वहाँ पे पहला नंबर जो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए वो होना चाहिए राइबोसोम। अब गोल्जी काय इसमें दिया है ऑप्शन में, तो गोल्जी काय का दूसरा नाम क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल। हरित लवक का क्या होता है, हरित लवक का होता है कोशिका का रसोई घर। अब हरित लवक पाया किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है, तो ये पादप सेल में पाया जाता है, पादप कोशिका में, ये ह्यूमन सेल्स में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई। तो हम जानते हैं रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिका की खोज की थी, तो मरे कोशिका की खोज की थी, यानी डेड सेल की खोज की थी। किस में की थी, कॉर्क सेल में। यहाँ पे सही आंसर है कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। तो इन्होंने कॉर्क में किस प्रकार की कोशिका खोजी, तो डेड सेल खोजी। किस सन में खोजी, सन 1665 में खोजी। अब इन्होंने मृत कोशिका खोजी, तो जीवित कोशिका किसने खोजी, जीवित कोशिका खोजी ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी, वो भी किस में, तो जीवाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो सबको पता है द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल की डेफिनेशन यही होती है। इसका सही आंसर होगा कोशिका। कोशिका ही जीवन की मूलभूत इकाई है। छठवां क्वेश्चन है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी कोशिका मान लीजिए एक कोशिका है, उसमें बहुत सारे कोशिकांग पड़े हुए हैं, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कोशिकांग सबसे बड़ा है, कौन सा कोशिकांग सबसे छोटा है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के दो तरीके होते हैं।
पहला तो होता है उसका साइज, दूसरा होता है वेट, यानी उस पूरी कोशिका का भार कितना है, और साइज में हम ये देखेंगे कि वो पूरे कोशिका का कितना प्रतिशत भाग कवर करता है। तो यहाँ पे हम साइज के अनुसार देखेंगे, तो साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वो होता है, यहाँ पे हमें प्लांट या फिर एनिमल के बारे में नहीं पूछा है। अगर प्लांट सेल में पूछेगा तब तो उसका आंसर दूसरा होगा, और एनिमल में सेल में पूछेगा तो दूसरा होगा। लेकिन यहाँ पे किसी स्पेशल कोशिका के बारे में नहीं पूछ रहा है, तो हम इन जनरल बताएंगे आंसर। तो किसी कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वो होता है उसका न्यूक्लियस, यानी नाभिक। तो इसमें सही आंसर नाभिक हो जाएगा। उसके बाद आता है अंतर्द्रव्यी जालिका, फिर तीसरे नंबर पे आता है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आता है चौथे नंबर पे गोल्गी काय, फिर उसके बाद पाँचवें नंबर पे आता है आपका RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्द्रव्यी जालिका आपको पता होगा दो प्रकार की होती है, SER और RER। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका। तो जो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका होती है वो साइज के मामले में दूसरे नंबर पे आती है, जबकि जो खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका होती है वो साइज के आधार पे पाँचवें नंबर पे आती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसका सही आंसर क्या होगा, सबसे बड़ा कोशिकांग पूछ रहा है तो नाभिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो मास्टर वही होता है जो सबको पढ़ाता है, तो जो नाभिक होता है वो सबको पढ़ाता है, यानी वो सबको कंट्रोल में रखता है। तो इसका सही आंसर होगा नाभिक। न्यूक्लियोलस क्या होता है? तो न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियस का ही पार्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं स्केलेटन ऑफ द सेल, कोशिका का कंकाल कहते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। क्वेश्चन है हमारा, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कोशिका सिद्धांत कहता क्या है। तो कोशिका सिद्धांत जो है उसको प्रस्तुत करने वाले दो साइंटिस्ट हैं, स्लाइडेन तथा स्वान। स्लाइडेन तथा स्वान, इन्होंने 3 थियोरी प्रस्तुत करी थी, जिसमें पहली थियोरी ये कहती है कि कोशिका जो है जीवन की क्या है, मूलभूत इकाई। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जितने भी जीवित पदार्थ इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं सभी के सभी कोशिका से बने हैं। तीसरी बात इन्होंने ये कही कि तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि तीसरी बात इन्होंने ये कही कि जितनी भी नई कोशिकाएं हैं वो सब अपने पूर्व कोशिका से विभाजित होकर बनती हैं, यानी कि कोई भी कोशिका ऐसे अचानक से प्रकट नहीं होती। कोई भी नई कोशिका जो होती है वो अपनी पुरानी कोशिका से ही क्या होती है, डिवाइड होकर के बनती है। और डिवीज़न के 2 मेथड होते हैं, पहला तो होता है समसूत्री विभाजन, दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो वो विभाजन वाले चैप्टर में होगा। यहाँ पे आप जानिए कि कोशिका सिद्धांत जो है उसको प्रस्तुत करने वाले 2 साइंटिस्ट हैं, स्लाइडेन तथा स्वान। उन्होंने 3 थियरी प्रस्तुत करी थी, जिसमें उन्होंने सबको इंक्लूड किया था, बस एक विषाणु को छोड़ करके। वायरस जो है वो लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है, इसीलिए कोई भी सिद्धांत इस पर लागू नहीं होता है। वायरस जब किसी भी जीव के शरीर के बाहर रहता है तो वो निर्जीव की तरह कार्य करता है। जैसे ही वह किसी के शरीर के अंदर प्रवेश करता है, किसी के मतलब उसके होस्ट सेल में जिस पे उसको अटैक करना है, अगर उसकी बॉडी के अंदर रहेगा तो वो सजीव की तरह बिहेव करेगा। तो वायरस न तो निर्जीव है न तो सजीव है, इसीलिए इस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। 9वां क्वेश्चन है, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? यानी कि इसमें पूछना चाह रहा है कि जो रंगहीन लवक है उनका नाम हम किस नाम से जानते हैं। तो लवक 3 प्रकार के होते हैं, रंगहीन लवक, रंगीन लवक, तीसरा हरित लवक। तो रंगहीन लवक को ल्यूकोप्लास्टिड कहते हैं। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, रंगहीन, और प्लास्टिड का मतलब होता है लवक। तो रंगहीन लवक इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ल्यूकोप्लास्टिड। इसको ल्यूकोप्लास्ट भी कहते हैं। और एपिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये दोनों जो है वो आते हैं आपके रंगीन लवक में, जो कि कहाँ पाया जाता है, तो फूलों पे।
ये फूलों में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो पौधों की जड़ों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, जिसको हरित लवक के नाम से भी जानते हैं, वो ज़्यादातर हमको मिलता है पत्तियों में, इसीलिए पत्तियों का रंग होता है हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप कोशिकाओं की भित्तियाँ किससे बनी होती हैं? पहले सही आंसर देख लीजिए। सही आंसर इसका है क्या? सेल्यूलोज। अब क्यों है सही आंसर ये जानिए। साइटोसोल कोशिका द्रव्य, ग्लूकोज, ग्लूकोज खुद ही लिक्विड फॉर्म में रहता है, और फॉर्म में नहीं भी रहता है तो वो रिच इन शुगर होता है, तो ये किसी की सेल वॉल तो बना नहीं सकता। कोशिका झिल्ली भले बना सकता है। कोशिका द्रव्य जो है वो भी क्या है? द्रव्य है। तो अगर किसी की सेल वॉल बनानी है तो वो द्रव्य तो बन नहीं सकती। और साइटोसोल जो है वो भी क्या होता है? सेमी लिक्विड होता है, मतलब अर्ध चिपचिपा होता है, आधा आधा लिक्विड होता है, आधा सॉलिड होता है, तो वो भी किसी की कोशिका भित्ति नहीं बना सकता। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प की पहचान करें जो प्राकेंद्रिक कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता। तो प्राकेंद्रिक का यहाँ मतलब है प्रोकैरियोटिक कोशिका से। वर्णन नहीं करता, नहीं पूछ रहा है, तो ऐसा कौन सा क्वालिटी है, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल में नहीं आता? तो प्रोकैरियोटिक में माइक्रोप्लाज्मा आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, प्लूरोनिमोनिया जो कि एक बैक्टीरिया है वो आता है। अब शुक्राणु, शुक्राणु जो है वो ह्यूमन का पार्ट होता है, ह्यूमन का मेल गैमिट होता है, स्पर्म जो होता है। तो क्योंकि ये एनिमल में पाया जाता है तो एनिमल के सारे सेल कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक में नहीं जाएगा, इसलिए सही आंसर शुक्राणु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव के लिए डॉट डॉट खाली जगह मूलभूत से संरचनात्मक इकाई है। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा झिल्लीबद्ध कोशिका अंगक जिसमें एकल झिल्लियों से घिरी एक छोटी थैली जैसी संरचना होती है, कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करती है, जो कोशिका के बाहर से ली गई सामग्री को कोशिका के अप्रचलित घटकों को निम्नीकृत करने और पचाने की अनुमति देती है। तो इतना कुछ हमको नहीं पढ़ना है, सब कुछ काम का नहीं, काम की दो बातें हैं, पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है और पचाता है। तो पचाने का काम केवल एक ही सेल ऑर्गेनल करता है, वो होता है लाइसोसोम, जो कि आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम जो है वो सर्वशक्तिमान पाचक एंजाइम होता है, पाचक एंजाइम के साथ मौजूद रहता है कोशिकांग में, ताकि कोई भी अपशिष्ट जो है बाहर का वो कोशिका के अंदर आके कोशिका को खराब ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है। कोई ऐसा ऑर्गेनेल की बात कर रहा है जो पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है, जिसे या तो इंट्रासेलुलर लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है या तो कोशिका के बाहर स्रावित किया जाता है। यानी कि कोई ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो कोई सामान को पैक करके यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, तो ऐसा काम करता है कौन? ट्रैफिक पुलिस, जो कि है गोल्जी काय। लाइसोसोम पता है आप सभी को, आत्मघाती थैली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका का कंकाल कहा जाता है इसको। रिक्तिकाएँ, इसको बोलते हैं स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का संग्रह घर, स्टोरेज हाउस। रिक्तिकाओं में बहुत सारी सामग्री स्टोर की जाती है, इसीलिए इसको कोशिका का स्टोरेज हाउस कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का उपनाम जो होता है वो होता है कोशिका का कंकाल। लाइसोसोम सभी जानते हैं, आत्मघाती थैली। गोल्जी काय जो होता है वो ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, यानी कि सामान को पैक करता है और इंट्रासेलुलर यानी या तो कोशिका के अंदर पहुंचाएगा या फिर कोशिका के बाहर पहुंचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में कौन सा अंगक पाया जाता है? ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है? तो ऐसा केवल एक ही कोशिकांग है, वो है राइबोसोम। क्यों है राइबोसोम? क्योंकि राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस होता है, इसकी कैपेसिटी कम होती है, इसका साइज भी कम होता है, इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी आ जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी आ जाता है। किसको कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? एनर्जी, ये क्वेश्चन पढ़ाया गया है, करेंसी ऑफ द सेल किसको कहते हैं? ATP, जिसका पूरा नाम क्या होता है?
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट क्यों? क्योंकि एडिनोसिन से 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। एडीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कोशिका की पहचान कीजिए जो अमीबीय आकार का होता है। तो इसका सही आंसर होगा श्वेत रक्त कणिका, जिसको हम कहते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स। इसका आकार अमीबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आकार अनिश्चित होता है, ये समय समय पर अपना आकार बदलता रहता है, इसीलिए इसको अमीबी आकार की, इसकी कोशिका को अमीबी आकार की कोशिका कहा जाता है। लाल रक्त कोशिका का आकार कैसा होता है? तो लाल रक्त कोशिका का आकार उभयतल होता है, यानी दोनों तरफ से उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, गोलाकार होता है। स्तंभाकार उपकला कोशिका, यानी इस प्रकार की कोशिका किस अंग में पाई जाती है? तो स्तंभाकार कोशिका जो होती है वो पाई जाती है अमाशय में। तंत्रिका कोशिका का आकार तंत्रिका कोशिका ऑप्शन में दिया है, तो तंत्रिका कोशिका का आकार जो होता है वो होता है लंबा और शाखित होता है, ब्रांच्ड होता है, बहुत सारी शाखाएं होती हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला पढ़ते हैं कथन, माइटोकॉन्ड्रिया केवल जीवाणु में मौजूद है। गलत जवाब, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं बल्कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, और जीवाणु के पास प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है, इसीलिए यह ऑप्शन गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया सभी जीवित कोशिका में मौजूद है? नहीं, सभी जीवित कोशिका में मौजूद नहीं है, क्योंकि सभी जीवित कोशिकाएं में 2 प्रकार की सेल होती है। कुछ जीवित कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक प्रकार की सेल होती है, कुछ जीवित कोशिकाओं में यूकैरियोटिक प्रकार की सेल होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया किसी झिल्ली से बंधा नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड सेल ऑर्गेनेल है, इसके अंदर 2 स्तरित परतें होती हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन है, बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले घटक की पहचान करें। ऐसा कौन सा घटक या फिर कोशिकांग है जो केवल और केवल यूकैरियोटिक में पूछ रहा है? तो होता है केंद्रक झिल्ली, क्योंकि केंद्रक झिल्ली के आधार पे ही कोशिकाओं को 2 प्रकार में बांटा जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जिसकी केंद्रक झिल्ली वेल डेवलप्ड होती है वो यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में जाता है, और जिसकी केंद्रक झिल्ली कम विकसित होती है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा केंद्रक झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आप सबको पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। श्वेत रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। अभी ल्यूकोप्लास्टिड में पढ़ा था हमने, ल्यूको का मतलब होता है रंगहीन, तो श्वेत रक्त कणिकाओं का भी कोई रंग होता नहीं है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। ल्यूको मतलब रंगहीन और साइट का मतलब होता है सेल, यानी कि कोशिका। प्लाज्मा झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम बनाते हैं, इसमें क्वेश्चन ये पूछा है राइबोसोम बनाते हैं, लेकिन एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइबोसोम बने हैं। तो राइबोसोम जिस चीज़ से बने हैं उसी चीज़ को बनाते हैं, और वो चीज़ क्या है? प्रोटीन। राइबोसोम बने भी होते हैं प्रोटीन के और बनाते भी प्रोटीन हैं। बनाने का मतलब प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? गढ़ा का मतलब दिया किसने? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया पुरकिंजे ने, और प्रोटोप्लाज्म को कोशिका का भौतिक आधार किसने कहा? तो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है, भौतिक आधार किसने कहा? भौतिक आधार कहा किसने था?
हक्सले नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को कोशिका का भौतिक आधार माना था और स्टेटमेंट दिया था ये। और प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? तो पुरकिंजे ने दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल, जीजे मेंडल दिया है ए ऑप्शन में। उनको किस लिए जाना जाता है? तो इनको आनुवंशिकी के क्षेत्र में जाना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता भी कहते हैं। जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे को आप जानते हैं, प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था इन्होंने। रॉबर्ट हुक जो हैं उन्होंने कोशिका की खोज करी थी। चार्ल्स डार्विन जो हैं उन्होंने स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता? ये दोबारा से रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान यानी जूलॉजी की बात कर रहा है। अगर पादप विज्ञान होता तो बॉटनी, जीव विज्ञान जूलॉजी। जूलॉजी के जनक हैं अरस्तु। लिवासिए जो हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। रसायन विज्ञान के जनक हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री लिवासिए। लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, वर्गीकरण का जनक टैक्सोनॉमी। सी बेंडा जो है इनको जाना जाता है इसलिए क्योंकि इन्होंने नाम दिया था किसका? इन्होंने नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की प्रथम प्रतिजैविक को इंग्लिश में हम कहते हैं एंटीबायोटिक, जो कि हर एक प्रकार के सूक्ष्म जीवों से लड़ने में सहायता करती है किसी भी बीमारी के दौरान। तो सबसे पहली जो प्रतिजैविक बनी थी वो थी पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। केंद्रक को क्या कहा जाता है? मास्टर कंट्रोलर ऑफ द सेल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है स्केलेटन ऑफ द सेल, यानी कोशिका का कंकाल कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं हम केंद्रक को ही कहते हैं। सब कुछ वही है, माता पिता भगवान गुरु सब, कोशिका का सब कुछ वही है, केंद्रक ही है। डीएनए आरएनए का काम क्या होता है? तो डीएनए का काम होता है आनुवांशिक सूचनाओं को डीएनए का काम होता है आनुवांशिक सूचनाओं का आदान प्रदान करना पीढ़ी दर पीढ़ी। आरएनए का काम होता है सूचना प्रदान करना। डीएनए ने जो भी नोटिस वगैरह भेजा है उसको एक सेल ऑर्गेनेल से दूसरे सेल ऑर्गेनेल में सूचना वाहक के रूप में कार्य करता है। केंद्रिका जो होती है वो केंद्रक का ही पार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए का डबल मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का डबल मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। रॉबर्ट हुक को किस लिए जाना जाता है? सबको पता है। रॉबर्ट हुक को इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने किसकी खोज की थी? कोशिका की। हरगोविंद खुराना को क्यों जानते हैं हम? इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की थी। जेनेटिक कोड। एलेक्स जोफिस, यहाँ पे नाम थोड़ा गलत है, एलेक्स जेफरीज रहता है, एलेक्स जेफरीज। इन्होंने खोज करी थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ने, ये विदेशी हैं एलेक्स जेफरीज। इंडिया में डीएनए प्रिंटिंग की खोज करी थी लालजी सिंह ने। इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज करी थी लालजी सिंह, जो कि हमारे BHU से पढ़े हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।